मैं सच कहता हूँ कि मैंने सोचा तो था कि यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, पर इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी होगी, इतने खूबसूरत तरीके से आप स्वागत करेंगे और इतने अनुशासित छात्र होंगे, ये मैंने कल्पना नहीं की थी। देवांशु जी, एक बार तालियां बजाइए देवांशु जी के लिए भी। इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय राजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री बैठे हैं भास्कर भाई, और इस समारोह में उपस्थित हजारों की संख्या में युवा शक्ति को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए, ये शब्द हमने बहुत सुने, पर इन शब्दों में कितनी सार्थकता है और इन शब्दों के माध्यम से देश कहां पहुंचा है, ये समझने की बात है। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली है। आप सब जानते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आप क्षमा करेंगे कि ये गीत बजे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, ये आजादी हमें मिली है बहुत सारे असंख्य नौजवानों के बलिदान के कारण, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा है, वो तब जाकर ये कहीं हमें आजादी मिली है। कुछ तो हम पहचानते हैं, चंद्रशेखर आजाद है, सहदेव है, भगत सिंह है, पर कुछ लोगों को तो हम पहचानते भी नहीं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला, फिरंगियों के सामने डरे नहीं, झुके नहीं, उनकी गोली के सामने अपनी छाती लगा दी, जोर से बोला भारत माता की जय। एक नौजवान गिरता है, दूसरा झंडा पकड़ लेता है और बोलता है भारत माता की जय, वंदे मातरम। तब कहीं जाकर हमको ये आजादी मिली। मित्रों, ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है, पर इस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, चंद्रशेखर आजाद ने जलियांवाला बाग में फिरंगियों की गोली से अपने शरीर को छलनी किया। क्या वह आजादी पूरी मिली है क्या हमें? ये एक प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए नौजवान दोस्तों, जब भी नौजवानों के बीच में जाता हूं कि यह आजादी हमें मिली है, जिस देश के लिए गले लगाया था, सहदेव ने फांसी के फंदे को अपने गले लगाया था, चंद्रशेखर आजाद ने फिरंगियों की गोली पर अपनी छाती सामने अड़ाई थी। भारत माता का विभाजन हुआ था। भारत माता का विभाजन किस बात के आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भारत माता के दो टुकड़े किए गए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था तो क्या कारण था? हटा दीजिए, हम बताते हैं हम क्या है। क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या डेमोक्रेट वो इस प्रकार की बात बोल सकता है क्या? क्या इस देश के एक विश्वविद्यालय में इस प्रकार के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसको सहन किया जा सकता है क्या? और क्या ऐसे बेहुदा नारे लगाने वाले नौजवानों को प्रोत्साहन के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए यदि कुछ राजनेता जाते हैं, तो क्या ऐसे राजनेताओं को माफ किया जा सकता चाहिए क्या? प्रश्न यही है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, बोलने का अधिकार है, तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? क्या हमारी देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे देश की और हमारे देश को गाली दे और उन गाली देने वाले लोगों को राजनेता पीठ थपथपाएं,
क्या इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और इसलिए बहुत परिपक्व प्रजातंत्र है हमारा, बोलने की स्वतंत्रता है, पर क्या बोलना चाहिए इसको समझने की आवश्यकता है। और जो गलत बोले तो देश, प्रशासन, शासन कोई सजा दे या नहीं दे, हमें सजा देना चाहिए, उसको हमें सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो भारत माता को गाली दे उसे सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो भारत माता को गाली देने वालों के समर्थन में खड़ा हो जाए उसको सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डेमोक्रेसी में समाज सजा देने का जो हथियार है वह बम नहीं है, तलवार नहीं है। जो आनंद जी ने कहा था कि वो वोट है, वो एक वोट है जो इस प्रकार के लोगों को दंड देगा। मित्रों, ये डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है संसद में बैठे, ये 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। एक चौथा स्तंभ है जिस बिरादरी के आते हैं आनंद जी, पत्रकारिता। और मैं इस डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का 5वां स्तंभ मानता हूं इन युवाओं को जो इस देश की भाग्य रेखा खींच सकते हैं। इसलिए प्रजातंत्र का अगर 5वां स्तंभ है तो इस देश का युवा है। और इसलिए अपनी जवाबदारी को हमें समझना पड़ेगा। मित्रों, जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश किस शासन प्रणाली से चले? प्रजातंत्र से चले, पार्षद प्रजातंत्र हो। कांग्रेस में ही मतभिन्नता थी, पर महात्मा गांधी उस समय के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने कहा नहीं, प्रजातंत्र ही होना चाहिए। मैं प्रजातंत्र को 4 भागों में बांटता हूं। इन 75 वर्षों में यदि प्रजातंत्र को यदि हम देखें तो उसे 4 भागों में बांटता हूं। एक नेहरू इंदिरा युग था, जिस समय इस देश की जनता को सिर्फ वोट डालने का अधिकार था, उनका देश के विकास में कोई भूमिका नहीं थी। दूसरा युग मानता हूं मैं राजीव जी का। जब नेहरू युग का, इंदिरा युग का, तब हमारे देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई है और इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए, सत्ता नीचे तक जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सुना, इंदिरा जी ने भी नहीं सुना, पर मैं इस मंच से, अराजनीतिक मंच से राजीव जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, संविधान में संशोधन, नगर निगम, पंचायतों को साथ में उस समय का भ्रष्टाचार भी पहुंच गया नीचे तक। और उस समय प्रधानमंत्री को यह देश का नेता जो 20 मुख्यमंत्री रहा, 7.5 साल से इस देश का नेतृत्व, उनके नेतृत्व 20 साल में और 27 साल में उनके ऊपर 47 में हम ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां गरीबी समाप्त हो। इस देश के अंदर नारे दिए गए, गरीबी हटाओ का नारा आया, खूब लोग चुनाव जीते पर गरीबी हटी नहीं। आज मैं दावे से कहता हूं, नारा नहीं, वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री चाय बेचते जब घर आता है, अपनी मां को देखता है, बूढ़ी मां चूल्हे के अंदर रोटी पका रही। राजीव जी ने भी बहुत प्रयास किए, देश थोड़ा सा आगे बढ़ा, एनडीए यूपीए के साथ देश बस खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ा। पर 2014 के बाद मैं दावे से कहता हूं, ये देश चला नहीं है। ये देश दोनों राष्ट्र अध्यक्षों से बात करता है कि एक कॉरिडोर बनाइए, हमारे लोग निकलेंगे। बोले उनकी पहचान क्या? बोले उनके हाथ में तिरंगा होगा।
जब वो नौजवान तिरंगा लेके निकले तो बम चलाने वाला अपनी बम पे हाथ रोक देता है, गन चलाने वाला अपना स्ट्राइकर चलाना बंद कर देता है और तिरंगे हाथ में लेने वाले व्यक्ति को उस कॉरिडोर से जाने देता है। ये विश्व के अंदर भारत की साख है, ये तिरंगे की पहचान है। ये काम किसने किया? मुझे कहते हुए फक्र है। आप सब लोग 2014 में जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दिया और उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत उसकी सीढ़ी पर जाकर मत्था टेका, आप लोगों ने देखा है? याद है आप लोगों को? देश के किस किस ने देखा था? वो टीवी पे से जरा हाथ खड़ा करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहली बार जा रहे थे तो उन्होंने देश संसद की सीढ़ी पर मत्था टेका था। किस किस ने देखा था जरा बताइए? सभी ने देखा था। वो भाषण नहीं सुना होगा, वीडियो खोल के सुनना जरूर उस भाषण में। उस भाषण में उन्होंने बता दिया था कि 100 साल का भारत मेरा, 100 साल आजादी के बाद मेरा भारत कैसा होगा। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है, पर मेरे लिए देश पहले, दल बाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण के लिए कहा हो, नेता लोग भाषण में कुछ भी बोल लेते, ये करके दिखाया है। आनंद बाबू हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, अटल बिहारी प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय प्रधान अडवाणी जी के पास गए, अडवाणी जी अध्यक्ष थे, कि मुझे कहा गया है कि जेनेवा जाओ। अडवाणी जी ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सब वरिष्ठ नेताओं से बात की, बोले पार्टी तय कर दी कि आपको जाना चाहिए। वो गए, वहां जेनेवा में भाषण दिया, उन्होंने कश्मीर की धज्जियां उड़ाई, भारत का पक्ष रखा, भारत सरकार अच्छा काम कर रही ये बताया। उस भाषण के बाद उनको दुनिया भर के पत्रकारों ने घेर लिया कि अरे अटल जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अटल जी ने पत्रकारों को जवाब दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे गर्व है, पर आज मैं यहां आया हूं देश के लिए। मैं अपनी पार्टी का झंडा अपने कार्यालय में रखकर आया हूं, मैं देश का तिरंगा झंडा लेके आया हूं, मैं देश का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में है। इसलिए हमारे लिए ये नारा नहीं है, ये कोरा भाषण नहीं है, हमने करके दिखाया है कि हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में। यार मैं क्या है कि मैं पहले प्रोफेसर रहा तो 45 मिनट से कम बोलता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगता। अब इनका समय कितना मुझे पता नहीं। देवांशु जी, निश्चित रूप से डेमोक्रेसी हमारे देश की बहुत महान है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है, पर कुछ भी बोलने का अधिकार होना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई कुछ भी बोले, कोई हमारे भारत माता को गाली दे, कोई ये कह दे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, क्या इतनी हिम्मत होना चाहिए? अरे 2047 का जब 100 आजादी का वर्ष आएगा तो इस देश से गरीबी समाप्त होगी, हर घर के अंदर पक्की छत होगी, हर घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था होगी, वहां रहने वाली हर मां सशक्त होगी, हर नौजवान के हाथ में कुछ न कुछ काम होगा। और इसलिए जो फोकटी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हम बिजली फ्री दे देंगे, फोकटी राजनीतिक पार्टियां, बिजली फ्री दे देंगे हम, पानी फ्री दे देंगे हम, बस की व्यवस्था फ्री दे देंगे, क्या फ्री देने से देश का विकास होता है? मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, होता है क्या? नहीं होता है ना। ये फ्री देना, जब हमारा 2047 में हमारा हर व्यक्ति सक्षम होगा तो वो कहेगा हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, फ्री अपने पास रखो, हम देश के लिए जीने वाले हैं, हम देश के लिए मरने वाले हैं, हम देश को और आगे बढ़ाने
लगाएंगे, हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। 100 साल बाद यह देश दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत बने, इस आशा और विश्वास के साथ हम सब लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इन शब्दों से सिर्फ यही समझ आता है, विकल्पो तो बहु वर्षे रास्तो भूल वाळवा माटे, विकल्पो तो बहु वर्षे रास्तो भूल वाळवा माटे, प्रतिज्ञा एक ज काफी छे मंजिल सुधी पहुंचाड़वा माटे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने वाकई अलग जगह दी इन युवाओं के हृदय में। आपके सम्मान, स्वागत और सत्कार के लिए मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा पारुल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर देवांशु पटेल से कि आप श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का शॉल भेंट कर स्वागत करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि देवी और सज्जनों, और इसी क्रम में स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा एडवोकेट कुणाल शर्मा से। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। It's now time to wind up our inaugural session with a vote of thanks by Dr. Devanshu Patel, President, Parul University. हिंदी में एक कहावत है, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ओ मित्र पाछळ खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, कभी और उड़ान जाती है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, कभी पूरा आसमान बाकी। From the dais of Parul University, I thank Shri Kailash Vijayvargiya ji for sparing his valuable time. Mr. Anand Narasimha ji, he also spoke with our journalism and management students. I am very thankful to you for sparing your valuable time. और आज हमें कुछ ऐसा अवसर मिला है कि डेमोक्रेसी के जो अलग अलग पिलर्स हैं, वो हर एक पिलर से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा और हमसे बात करेगा। ये सेशन के बाद हम रंजन गोगोई साहब को सुनेंगे, जो एक जुडिशरी के पिलर रह चुके हैं। उनके बाद हम किरण बेदी जी को सुनेंगे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के पिलर रह चुके हैं। और उसके अलावा मीडिया और अलग सेक्टर के लोग भी यहाँ पे आएंगे और आपसे बात करेंगे। तो मैं इन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला और हमारे बच्चों के साथ आप समय बिताने वाले हैं। चले गुजराती में એટલું જ કહીશ કે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઓ, એ પ્રકૃતિ છે। પારકાનું પડાવીને ખાવું એ વિકૃતિ છે। ભૂખ્યા રહીને બીજાને ખવડાવવું તે આપણે ખાસ કહી દેજો હવે કે થોડા પાછળ આટલેથી આગળ ના જાય। હા વળી લો ભાઈ, હવે આટલી આગળ ના જતા આ બ્લાસ્ટ થશે આનાથી આગળ ના જતો કારણ કે બ્લાસ્ટ થશે ત્યારે મને ઓકેમાં આવી જશે। આપણે પહેલા મને શીખો ઉદ્દેશ્ય છે। All the students, I request you that this is going to be a fun event for next couple of hours. We don't get such kind of opportunity to listen this kind of speakers on one platform. So make most out of it. Please maintain the discipline. Please maintain the peace and let everybody enjoy the session. Once again, thank you all of you for maintaining the peace till now. Let us continue the same way. Thank you.